नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इस देशव्यापी बंद को अब 18 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। हालांकि 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन बैठक से पहले बंद ने मुश्किल खड़ी कर दी है। दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी हालांकि बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन का 12वां दिन। आठ दिसंबर को देशव्यापी बंद। आंदोलन को सियासी समर्थन। दिल्ली की सीमाओं पर हाई अलर्ट। आंदोलन की धार को तेज करने के लिए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। दिल्ली की सीमाओं को किसानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब तमाम सियासी दल भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। बीएसपी, एसपी, कांग्रेस समेत 18 दलों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किसानों की मांग पर दोबारा विचार करने के लिए केंद्र से अपील की है। साथ ही किसानों का साथ देने का ऐलान किया है। दूसरे राज्यों के दलों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए, तो टीएमसी, आरजेडी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोकदल भी इस राष्ट्रव्यापी बंदी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर एसपी ने यूपी में पदयात्रा का आयोजन किया। लखनऊ, कन्नौज, बागपत, मेरठ समेत कई जिलों में पुलिस एसपी कार्यकर्ताओं की धरपकड़ में जुटी रही। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। छठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को है, लेकिन मीटिंग से पहले देशव्यापी बंद ने सरकार की नींद उड़ा दी है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। कई रास्तों में बदलाव किया गया है। ये 8 तारीख का जो बंद है उसको कहीं ना कहीं सरकार तोलना चाह रही है कि किसान वाकई भारत बंद कर पाएगा। उसको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं जो हैं सरकार भी कर रही हैं, किसान भी कर रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें काफ़ी हद तक 8 तारीख की जो तस्वीर होगी उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा या बैठक की जाएगी। सरकार अब तक अपनी बात पर अड़ी है तो किसान भी झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंच रहा है, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष पर निशाना साधा इस मसले पर। उन्होंने कहा कि पुरानी शताब्दी के कानून से नई शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए।
सुधार की प्रक्रिया जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इस पर बल दिया है, लेकिन एक तरीके से कटाक्ष इसे कहा जा रहा है। मौजूदा कृषि कानूनों पर जो विरोध किसान कर रहे हैं और जिसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, उस पर एक तरीके से प्रधानमंत्री ने ये सीधा हमला बोला है। इधर लखनऊ पुलिस ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अखिलेश यादव को उनके घर के पास ही रोका, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धरना प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अगर इनको जेल भेजना है तो जेल भेज दें। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब। तो अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल भारत बंद का ऐलान भी किया गया है और इन सब के बीच 18 राजनीतिक दलों का किसानों को समर्थन भी मिल गया है। हिमांशु शर्मा हमारे सहयोगी इस मसले पर बातचीत करने के लिए NH24 गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अविनाश सिंह लखनऊ में मौजूद हैं, राहुल डबास चिल्ला बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हिमांशु से सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु, अब तो राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है किसानों को, लेकिन इसे किस तौर पर देखा जाए? क्या इससे ये आंदोलन जो है, जो मांगों के समर्थन में किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, इससे आंदोलन मजबूत होगा, या फिर राजनीतिक दल अगर कूदेंगे इस आंदोलन में तो लग रहा है ऐसा भी क्या कि ये आंदोलन कमजोर हो सकता है? सरकार इसे राजनीतिक आंदोलन साबित करने में सरकार के लिए आसानी होगी। और देखिए कुंदन, साफ है जिस तरह से ये बंद बुलाया गया था, उससे पहले ही राजनीतिक पार्टियां इस पर कूद पड़ी थी। लगातार ट्वीट हो रहा था, चाहे फिर सपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, समर्थन लगातार दे रही थी। और आज भी गाजियाबाद हो या दिल्ली NCR में तमाम राजनीतिक पार्टियां के जो प्रतिनिधि थे वो निकले, सड़क पर रैली निकालना चाहा, वहां पर उन्हें डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया गया। ऐसे में दरअसल दो इसमें बिंदु बन रहे हैं। एक तो जो आंदोलन छिड़ चुका है किसानों का, और राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, तो विपक्ष ये लगातार सरकार पर निशाना तो साध ही रही है, लेकिन सरकार साफ ये कह रही है कि ये जानबूझकर इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। अब किसानों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि किसानों ने पहली बार इस तरह का भारत बंद बुलाया है। इससे पहले कभी भी भारत बंद किसानों की तरफ से कम नहीं बुलाया गया। राजनीतिक पार्टियां लगातार भारत बंद बुलाती रही, लेकिन इसमें भी राजनीतिक पार्टियां कूद गई, क्योंकि किसानों का समर्थन सभी पार्टियों को चाहिए। उन्हें पता है जब चुनाव होगा तो किसान ही वो आदमी होगा जो उन्हें वोट देगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति तो कर ही रही हैं, लेकिन किसान को इसमें इतना फायदा जरूर है कि जो किसान अब तक इस आंदोलन से दूर था वो जरूर जुड़ जाएगा। इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वह मौजूद हैं, जगह जगह जो हाईवेज हैं उनको जाम करने की बात कही जा रही है। अब राजनीतिक पार्टियां जो जुड़ी हुई हैं वो भी हाईवेज बंद करने की बात कह रही हैं, चाहे नेशनल हाईवे हो या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। खासतौर पर दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, यानी कल बंद को लेकर 11 बजे से जो 3 बजे तक का ये बंद रहने वाला है, दिल्ली की हर कनेक्टिविटी को काटने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसकी वजह यह भी साफ है, जो 9 तारीख की बैठक होगी उसको इस बंद से जरूर तोला जाएगा। अगर यह बंद पूरी तरह से सफल रहता है तो सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ेगा। अगर यह बंद कामयाब नहीं हो पाता है तो सरकार उसी तरह से जो अपनी मांगे किसान रख रहे हैं उसको तोलेगी, और उसके बाद से कोई बीच की बात जरूर निकालेगी, बीच का रास्ता निकालेगी। फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो नतीजा है वो सब कुछ अपने बिल्कुल भारत बंद का जो नतीजा है और राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद उस नतीजे पर भी 9 तारीख की मीटिंग बहुत हद तक निर्भर करेगी। अविनाश सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, इसकी शुरुआत भी एक तरीके से की गई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले कह के नजरबंद हैं, थोड़ी देर के बाद वो सड़क पर बैठ गए, अपनी बात भी रखी उन्होंने, तो नजरबंद एक तरीके से नहीं थे कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, क्योंकि इजीली वो बाहर आए, बैठे, धरना प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने वो हंगामा किया, नारेबाजी किया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कहां उन्हें रखा गया है? लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है पूरे प्रदेश के लिए, उस पर कितना असर पड़ा है इस हिरासत में लिए जाने की घटना के बाद?
देखिए, जहां तक सवाल अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने का है तो अखिलेश यादव को नजरबंद नहीं किया गया था, चूंकि कन्नौज जाने का कार्यक्रम था कुंदन, और कन्नौज जाने से पहले यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी उनके घर के बाहर, चूंकि कन्नौज में जो किसान यात्रा निकाली जाने वाली थी उसको परमिशन नहीं मिली थी वहां के डीएम के द्वारा। तो वैसे में पुलिस प्रशासन के लोगों ने यहां पर अखिलेश यादव का जहां पर घर है विक्रमादित्य मार्ग पर कल रात से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। किसी को भी ना तो बाहर जाने की अनुमति थी और ना ही अंदर जाने को अनुमति थी। लेकिन आज चूंकि दोपहर के वक्त अखिलेश यादव गाड़ी से निकले अपने घर से बाहर, और जब वो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तब पुलिस कर्मियों ने उनको रोका और धारा 144 का हवाला दिया गया और कहा गया कि कन्नौज आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद अखिलेश यादव पैदल ही निकल पड़े और राजभवन चौराहा जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर आए, धरने पर बैठ गए। काफी देर तक यहां पर हंगामा चलता रहा, नारेबाजी चलती रही। हालांकि जो पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने अखिलेश यादव को यह भी कहा कि अब आप यहां से चले जाइए। लेकिन बाद में जब चूंकि देखा जाए तो चूंकि मेन चौराहा है, यहां पर दोनों तरफ से काफी लंबा ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने अखिलेश यादव और दर्जनों जो समर्थक थे, सपा कार्यकर्ता थे, उनको हिरासत में ले लिया। जहां तक सवाल कुंदन जो कल का भारत बंद है उस पर समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर है, तो देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि किसान, चूंकि जब किसानों की बात होती है तो इसमें छोटे से लेकर बड़े किसान शामिल होते हैं, और किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं होती है, पूरे देश, जो देश के किसान हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि किसान आंदोलन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक बड़े अवसर की तरह है, एक बड़ा मौका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहती गंगा में चूंकि सभी जो पार्टियां हैं वो हाथ धोना चाहती है किसानों के बहाने, और यही वजह है कि जिस तरीके से भारत बंद को लेकर जो दर्जनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरे भारत की उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो कल भारत बंद बुलाया जाता है उसमें सिर्फ किसान शामिल होते हैं तब तक वो किसान आंदोलन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन देने का फैसला किया है तो जाहिर सी बात है कि इनके कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर सकते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अगर राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर इनके कार्यकर्ता इस बंद में शामिल होते हैं या फिर वो सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत हो सकती है उन्हें रोकने में। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। कल मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश के वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि जो तमाम किसान संगठन हैं, जो दूसरे संगठन हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हैं, किसानों का को समर्थन दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाए और बंद में शामिल ना होने की अपील की जाए। हालांकि एहतियातन कल डीजीपी ऑफिस की तरफ से सभी जिलों के कप्तानों बिल्कुल अविनाश से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हंगामा चल रहा था लखनऊ की सड़कों पर, तो किस तरीके से पुलिस ने यहां पर इस हंगामे को कंट्रोल में किया और बाद में अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास चिल्ला बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। राहुल, यहाँ पर किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है और कल को लेकर के क्या तैयारी है किसानों की? देखिए, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से, मैं चाहूँगा कि मेरे विजय मुकेश दिखाएं कि लंगर चल रहा है और बिल्कुल तसल्ली के साथ किसान बैठे हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक वो अपना आंदोलन पीछे लेंगे नहीं। यही वजह है कि सरकार ने जब सोमवार को बैठक का ऑफर दिया था तो किसानों ने ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि पहले 8 तारीख को भारत बंद होगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक राजनीतिक दलों को लगता है कि वो जाति, धर्म और क्षेत्र में वोट को बांटते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर वोटर है तो वो किसान है। लेकिन सवाल यही उठता है और हम किसानों से भी यही पूछना चाहेंगे कि क्या विपक्ष किसानों को समर्थन दे रहा है या विपक्ष किसानों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर केजरीवाल की बात करें, वो सोनीपत रोड पे सिंघू बॉर्डर पर है, अखिलेश यादव कन्नौज जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लगता है कि राजनेता किसानों के साथ है या किसानों का इस्तेमाल कर रहा है, आंदोलन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा है, किसानों को बेमतलब की बात है ये। हमने किसी से कहा ना कि हमें तुम समर्थन दीजिए। हमारा किसानों का अपनी लड़ाई है, अपने आप ही लड़ रहे हैं। ये खामोखा के हमसे कर रहे हैं बकवासबाजी, हम किसी के वो नहीं है, हम तो खाली किसान लड़ेगा। और किसानों ने ये सब बंद कराए हैं जो भी कुछ है। अब भारत बंद लगता है कि किसानों के आंदोलन में बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश विपक्ष कर रहा था कि उनके झंडे भी किसानों के डंडे के साथ नजर आए। बहती गंगा में जो है अपना गोता मार रहे हैं वो, बाकी गंगा तो हम लोग तुम्हारे प्रचार कर रहे हो, हमारा तुम जो प्रचार हमारा कर रहे हो तुम्हारे लिए धन्यवाद। हम जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल उनकी सरकार होती
तब भी वो दिल्ली में कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे। कल जब भारत बंद है, किसानों ने बंद बनवाया शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो इस बंद का फायदा उठाए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। आदमी हमारे भी संगठन के लगे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के, जो ऐसे तत्व निगरानी पे है, कोई ऐसा ना हो कि हमारे संगठन की मर्यादा जो करे, जो कोई हमारे संगठन की कहीं नहीं, हम सरकार के खिलाफ में। कल की तैयारी कैसे है? कितने किसान जुटेंगे अगर यहाँ की बात करें दिल्ली नोएडा बॉर्डर? किसान तो काफी आ रहा है, कल भारत बंद रहेगा और यहाँ पर नहीं आया, जो जिस क्षेत्र का किसान है हमने बोल दिया। बिल्कुल, किसानों ने कम से कम यहाँ साफ कर दिया है कि वो अपना मंच नहीं देने वाले, समर्थन देना है दीजिए, लेकिन आपके झंडे उठाएंगे आपके कार्यकर्ता, किसान नहीं। किसानों का आंदोलन अपने तरीके से चलेगा। जी नहीं राहुल, अब एक चीज़ और पूछिए कि क्या उनका आंदोलन जो है राजनीतिक दलों के समर्थन तक तो बात समझ में आती है, लेकिन राजनीतिक दलों के झंडे अगर किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, किसानों के साथ पार्टियां जुड़ेंगी, तो क्या इससे आंदोलन कमजोर तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि सरकार फिर इसे राजनीतिक आंदोलन साबित करके इसे अपने तरीके से हैंडल करेगी। अभी तक तो किसान हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसका असर आंदोलन पर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, सीधा बात कर लेते हैं। अभी तक जो झंडे हैं आपके पास, चाहे भारतीय किसान यूनियन को, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, लेकिन जब कांग्रेस के, वामपंथ के, सपा के, बसपा के तमाम झंडे कल नजर आएंगे तो लगता है कि राजनीतिकरण हो जाएगा। हमारे इसमें नहीं चलेंगे हम, जो कोई आवेगा वो झंडा को हटा के आवेगा, यहाँ तो झंडा हमारे रहेगा। तो यहाँ पर किसानों के साथ कम से कम झंडे नजर नहीं आएंगे? नहीं, किसी को झंडा नहीं आएगा। हमें तो, हम अपनी स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम जो आंदोलन कर रहे हैं अपने बल पे कर रहे हैं। सरकार तो ये कहेगी कि देखिए सपा बसपा आ गए, देखिए कांग्रेस आ गई, ये राजनीति हो गई। अगर सरकार में सपा या बसपा भी होती तो हमारा उनसे भी यही लड़ाई रहती है। हमारी सरकार के खिलाफ लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है हमारी। हमारा किसानों को संबल है, हमें किसी से कोई राजनीति, कोई पार्टी या बसपा सपा किसी से कोई। बिल्कुल, यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को भी किसी ने सिंघू बॉर्डर बुलाया नहीं था। वो अपने मंत्रिमंडल के साथ गए और कुछ कोशिश कन्नौज के लिए अखिलेश यादव भी करते आए, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा वोट बैंक है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसान समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, और अगर कोई समर्थन करता है तो किसान बनकर करे, राजनेता बनकर नहीं। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हमारे सहयोगी हिमांशु भी मौजूद हैं। हिमांशु, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं? कहा गया कि NH-24 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही कैसे यहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में कर पा रहे हैं, और कल क्या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से? क्या कोई ब्रीफिंग हुई है इस सिलसिले में? कुछ बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने अभी कहीं दवाई लेने जाना। देखिए, जो कल की तैयारियां हैं उसको लेकर ADG जोन यहाँ पर आए हुए हैं। IG अब से पहले, कुछ देर पहले ही यहाँ का मुआयना करके गए हैं, क्योंकि NH-24 उसको कहा जाता था, लेकिन अब NH-9 हो चुका है कुंदन। और जो रास्ता है मुरादाबाद से दिल्ली वाला, वो पूरी तरह से बंद है, और उसी रास्ते पर किसान बैठे हुए हैं। अपने वीजे से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, ये मंच NH-9 पर बनाया हुआ है, नेशनल हाईवे के ऊपर। और जो दूसरा रास्ता है वो भी चालू है, यानी कि दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं कहीं भी तो वो NH शुरू है। लेकिन किसानों की रणनीति यही है, जो अंदर खाने खबरें आ रही हैं, कल का जो बंद है वो NH को पूरी तरह से बंद करने का रहने वाला है। यानी कि NH बंद होगा और दिल्ली की जो लाइफलाइन कही जाती है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तस्वीरें हम दिखाएंगे हिमांशु। अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, क्या सरकार की तैयारी है इस आंदोलन का असर लोगों पर न पड़े इसके लिए? देखिए, जैसा कुंदन मैंने पहले कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने ये निर्देशित किया है कि भारत बंद को देखते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किसान संगठनों से बातचीत करने की बात कही गई है कि उनको समझाया जाएगा कि भारत बंद से कितना नुकसान हो सकता है या इससे जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो सकती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ प्रदर्शन की गुंजाइश है वहाँ पर पहले से ही सावधानी बरतने को कहा गया है, तैयारियाँ रखने को कहा गया है, और इसको लेकर कल DGP ऑफिस की तरफ से सभी जिलों के कप्तानों को निर्देशित किया जा चुका है कि अगर कहीं पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो सकता है। बिल्कुल, सरकार पूरी तैयारी के साथ है, किसान की अपनी तैयारी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद कैसा आंदोलन होगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन खबरों पर जानकारी देने के लिए तमाम सहयोगियों का। और अब आपको दिखाते हैं ताज नगरी में मेट्रो।
उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा को आज मेट्रो का तोहफा मिल गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने के मेट्रो निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम भी जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। विनीत दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं आगरा से। विनीत, ये सपना तो 2016 में आगरा वासियों ने देखा था जब डीपीआर तैयार की जा रही थी, अब जाकर के काम भी शुरू होने वाला है। कितने उत्साहित हैं आगरा के लोग? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कुंदन। जिस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे आगरावासी, और वो सपना अब उनका पूरा हो चुका है और आगरा को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने यहाँ से एक ऑनलाइन शुभारंभ किया है और आज से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आगरा मेट्रो के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि पहला कॉरिडोर जो है वो दिसंबर 2022 तक चालू कर दिया जाएगा। और पहला कॉरिडोर जो ताजमहल से लेकर हम बात करें आगरा के सिकंदरा तक, तो ये एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके अंतर्गत तमाम सारे स्मारक जो हैं वो आएंगे। चाहे हम ताजमहल की बात करें, सिकंदरा की बात करें, बीच में जामा मस्जिद है, तमाम कॉरिडोर इसमें सामने जो स्टेशन हैं वो सामने आएंगे। इसके अलावा जो दूसरा कॉरिडोर है वो आगरा कैंट से लेकर कालिंदी बिहार तक बनाया जा रहा है, ताकि लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही कालिंदी बिहार में जब आप प्रवेश करेंगे आगरा में तो वहाँ से आपको मेट्रो मिल सके। तो ये दोनों कॉरिडोर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबे हैं। तमाम स्टेशन बनाए जा रहे हैं। खास बात ये देखी गई है कि चाहे बाजार हो उनको भी जोड़ा गया है, चाहे स्कूल कॉलेज हो, शैक्षणिक संस्थान उनको जोड़ा गया है और स्मारक है उनको जोड़ा गया है। तो आगरा की जनता तो उत्साहित है ही, साथ ही साथ जो पर्यटक लाखों की संख्या में आगरा आता है उनको एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। और यही वजह है कि चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या पीएम की बात करें, दोनों ने इस बात को कहा है कि आगरा जो है वो पुरातन धरती है, तमाम ऐतिहासिक स्मारक है, तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं। तो अब आगरा 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाकर चल सकेगा और यहाँ पर विकास की जो संभावना है उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। मेट्रो के बारे में भी उन्होंने तमाम बात कही कि किस तरीके से मेट्रो की जो शुरुआत है वो इस समय 400 के आसपास लाइन इस समय चल रही है। 1000 का उन्होंने लक्ष्य भी बताया। तो योजनाओं के साथ साथ अब शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद आज जो उम्मीद थी आगरा वासियों को वो खत्म हो चुकी है और मेट्रो का काम आज से लेकर अब 2 साल का जो लक्ष्य रखा गया है, कोशिश है कि दिसंबर 2020 में मेट्रो का पहला जो है। विनीत, तस्वीर कितनी बदल जाएगी आगरा की और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना बदल जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन आगरा की भी बड़ी समस्या रही है। मेट्रो के चलने के बाद करीब 29 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो होगी, कितनी तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात आगरा की सबसे पहली आपकी समस्या मैं आपको बताऊं कि प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है और हमेशा से प्रदूषण के जब भी आंकड़े आते हैं सामने तो प्रदूषण के मामले में आगरा भी नंबर 1 या दूसरे पर रहता है। प्रदूषण की समस्या, जाम का जाम काफ़ी रहता है। जब भी आप आगरा आएंगे एक्सप्रेस वे से 2 घंटे में आगरा आ जाते हैं, लेकिन आगरा में प्रवेश करने के बाद जब आप ताजमहल पहुँचते तो उसमें ही आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। तो ये समस्या एक सबसे बड़ी थी। इससे पर्यटकों को फायदा होगा, साथ ही साथ जो आदमी सिकंदरा जो व्यक्ति रहता है वो अगर आगरा
आगरा कैंट या ताजमहल आना चाहता है या उसका कोई रिलेटिव दूर दूसरे कोने पर रहता था, वो भी डरता था। अभी वो जाने से बचता था कि हम बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए विनीत दुबे आपका। तो आगरा की तस्वीर और तकदीर दोनों एक तरीके से मेट्रो के आ जाने के बाद बदल सकती है। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही।